नमस्ते, मेरा नाम ममता गौतम है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ और आज हम जिस किताब पे बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अधूरेपन में ज़िंदगी। ये लिखी है अमरीश चतुर्वेदी जी ने और आज अमरीश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आज हम इसी किताबों पर अपनी चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इन कविताओं को पढ़ते हुए मेरे जहन में आए और कोई भी पाठक पढ़ेगा तो उसके जहन में भी आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सीधा कवि से बात कर रहे हैं। मतलब जो भी हमें समस्याएं हैं या जो भी हम सोच रहे हैं तो सीधे हम आज आपसे मुखातिब होंगे। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय थोड़ा खुद हमारी ऑडियंस को दीजिए। मेरा नाम अमरीश चतुर्वेदी है और मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से बनारस से ही पूरा किया। उसके बाद फिर मैं लखनऊ 10 to 12 तो वहाँ से हुआ, फिर इलाहाबाद से ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं करंटली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ दिल्ली से। और बस यही। तो सर, आपको कब लगा कि आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं या आपके भीतर भी एक कवि है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अच्छी कविताओं की बात करें और भीतर एक कवि की बात करें, इसको पहचान तो आप तभी सकते हैं जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अच्छी कविता शुरू से तो पहले कलम उठाइए और तभी से तो अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि वो जब कोई पाठक के पास पहुंचेगी, वो कोई उसको रीड करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तब वो जो वो कहेगा वो सत्य होगी। तो बेसिकली वही कि 2016 से मैंने लिखना शुरू किया था इसको, ठीक है। और स्टार्टिंग वहाँ से हुई। लगभग 2020 के बाद जो है जो मुझे लगा कि हाँ अच्छी कविताएं अब मैं लिख रहा हूँ, तो वो 2020 से लेकर 2024 के फेज में जो चीजें आई हैं, कोविड का दौर है, उसके बाद से मैंने थोड़ा सा समय पाया वहाँ पे तो लिखने का प्रयास किया। हाँ, तभी से अच्छी कविताएं थोड़ी सी मुझे लगी और लोगों को भी अच्छा लगने लगा। तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ अच्छी कविताएं हैं, अब चल रही हैं। और भीतर जो कवि है वो कवि का न कभी मैंने माना नहीं कि हाँ मैं कवि हूँ। हाँ, बेसिकली लिखा है कि हाँ मैं कवि हूँ, लेकिन वो हाँ सर, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। मेरा खुद भी एक सवाल है। बिल्कुल। पर सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो शीर्षक से ही शुरू कर देते हैं। ये शीर्षक बहुत अच्छा है, अधूरेपन में जिंदगी। तो मेरे सवाल हैं जो इस तरह हैं, आप कैसे जिंदगी के अधूरेपन को देखते हैं? हाँ। अधूरापन काल्पनिक होता है या उसकी कोई ठोस यथार्थ भूमि भी होती है? हाँ देखिए, अधूरेपन में जिंदगी जो नाम मैंने दिया है वो सारी कविताओं को लिखने के बाद मैंने सोचा कि इसका एक क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। कि होता नहीं, कोई कविताएं आप किसी चीज पे लिख रही हैं, जैसे कुछ जीवन के बारे में लिख रही हैं, तो वहां से आपको कुछ एक मिलेगा, वो शब्द को आप वहाँ पे एक टाइटल माध्यम बना दी उसको। अधूरेपन में जिंदगी मैंने उसको जिया है। हमारी हर एक काम अधूरेपन में बीती है। जब जैसे अब स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेम तो बाद में मैं लाऊंगा इसमें, बेसिकली लिखा ही उस पे है। मैं जो चीज चाहा वो नहीं हुआ, जो अधूरापन वो बना रहा, उसमें कई लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन वही है कि आपको वहाँ पे निराश और हताश नहीं होना है। आप उसको पहचानिएगा। अधूरापन यही है कि जीवन में अधूरापन बना रहेगा। सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, सब कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको पूरा मिल जाएगा तो आप समझिए कि आपका अंत है। हाँ, तो सर, जो मेरे महत्वपूर्ण रूप से जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, तो कितना ये अधूरापन काल्पनिक है और कितना ये अधूरापन यथार्थ है? हाँ, कल्पनाओं से तो ये परे नहीं है। कल्पना है वही यथार्थ का माध्यम बनती है। जैसे आप किसी चीज को अगर यथार्थ, जैसे मैं अब प्रेम पे रिलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कुछ ज्यादा ही प्रेम करता है उस दूसरे व्यक्ति से, उस दूसरे लड़की से, उस दूसरे वस्तु से, जो भी आप कह लीजिए, जिस चीज से उसको प्रेम है। तो वो चाहता है कि ये व्यक्ति मुझे रोज दिखे, ये व्यक्ति मुझे रोज मिले, ये मैं इसके साथ यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। लेकिन ये सिर्फ आपके चाहने से नहीं होने वाला ना, जब तक अगला व्यक्ति आपको नहीं चाहेगा। तो ये नहीं चाहा, वही अधूरापन इसके लिए है, इस पहले व्यक्ति के लिए। ये अधूरापन में ये जी रहा है और ये अंत तक इसका बना ही रह गया। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है कि वो अधूरेपन जो हताश हो जाते हैं, जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं जीवन में। मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे पास कविताएं आ गई। तो ये प्रेमिका को ना पाने की हताशा है कि कुछ और भी मुद्दे हैं? ये मेरी पर्सनली तो नहीं है कि हाँ प्रेमिका, क्योंकि हाँ बिल्कुल, जो एक जैसे कविपन जो अंदर है, कवि का होना, तो वो एक चीजों को पहचानने की कला होती है कि हाँ कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसको प्रेम कर रहा है या फिर कुछ युद्ध चल रही है, तो वो पहचान ले कि चीजें चल क्या रही हैं।
उसको वहां से वो निकाला, अपने भाव में पिरोया उसको और लाके सामने। मैं मुख्यतः ये पूछना चाह रही थी, जो मुझे महसूस हुआ कि कभी बैठ रखा है, कभी मन में अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है और वो उसे संवाद कर रहा है। ये एक काल्पनिक प्रक्रिया है जिसमें उसकी प्रेमिका मौजूद नहीं है, लेकिन वो उसके जहन में है। और यथार्थ ये है कि उसकी पृष्ठभूमि जो भी उनके संबंधों में उतार या चढ़ाव चल रहा हो, तो इसको हम कमी के तौर पे देखें कि संवाद सिर्फ कागजों में किए जा रहे हैं या एकांकी रूप से किए जा रहे हैं, इसमें प्रेमिका का अस्तित्व नहीं है या फिर होना चाहिए, फिर या कभी क्या कहना चाह रहा है? ये मैंने एक माध्यम बनाया इसको, जो लेखन है, जो मैंने प्रेम को यहाँ पे लाया लेखनी में अपने, वो एक दूसरे व्यक्ति के लिए वो माध्यम बनेगा। समझ रही हैं? जैसे कि बहुतों के जीवन में ऐसा चल रहा होगा कि प्रेम चल रही है, हाँ, इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, तो वहाँ पे यही है कि आपको ये न ही एकांकी है, न ही सिर्फ लेखन पेपर में है, न ही कागजी है, ये सभी चीज का एक मिश्रण आप मानिए इसको। जी। और सारी चीजों का मिश्रण जब होगा ना, तब वो एक जो होता है ना गूढ़पन वो निकल के आएगा बाहर। तो कुछ इस तरीके का मैंने उसको एक ला के पिरोया है, उसमें अपने भावों में उसको अंदर जहन में लाया है। किसी दूसरे के दुख को मैंने अपना दुख बनाया है। तो आज हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि युवाओं की समस्या है प्रेम में अधूरापन। अधूरापन सिर्फ युवाओं के नहीं, किसी के भी जीवन में अधूरापन बना रहना चाहिए। तो अधूरापन ही जीने प्रेम को ना पाने की छटपटाहट भी है, और कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो गैप बना रहेगा ना। हर एक चीज में गैप होना जरूरी है मेरे हिसाब से, जो मैंने इसको लिखा है। जैसे जो आप चाहती हैं वही नहीं होगा, जी बिल्कुल, जो नहीं होगा वही अधूरापन है। तो सिर्फ यही है। ठीक है सर, मेरा जो दूसरा सवाल है, आप बनारस से हैं जी, बनारस को आपने जिया भी है, और हर बनारसिया के अंदर एक बनारस होता है जी। तो सर उसी पे मेरा सवाल है। हाँ। आपकी कविताओं में बनारस किस तरह का है? आप बनारस से क्या लगाव महसूस करते हैं? और एक जो लाइन है बड़ी अच्छी लगी, उस समय आपने काशी कहा, यहाँ ना केहू चेला सबहा गुरु, मतलब सभी लोग गुरु हैं। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए बनारस के बारे में। और जो आपका बनारस है धार्मिक भी है जी, तो वो पूरे भारत में बनारस कैसे अलग है? हाँ, तो थोड़ा सा इस पे हमें देखिए, मैं अपना शुरुआती जो प्रश्न आपने किया कि आप बनारस से लगाओ, तो मेरा जन्म ही बनारस में हुआ है। मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि भी रही है बनारस। और बनारसीपन जो है, जो बनारसीपन है, जैसे मैंने कहीं पढ़ रखा था उसको कि बनारसी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखते हैं, अपने ठेंगे पर रखते हैं। और बनारस में एक ऐसी मान्यताएं हैं कि बनारस पूरे शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है, तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो बनारस तो पहले, जब पूरी दुनिया ही बनारस के शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है, तो अलग तो होना ही है, पहली बात। और जैसे मैंने उसको बनारस को जिया कैसे, बनारस हर एक मामले में आपको अलग दिखेगा। बनारस में आपको बनारसीपन जिसके अंदर है, उसके अंदर बनावटी नहीं होगा, जो है वही दिखेगा। जैसे निरंकार शिव है अगर, तो न होते हुए भी हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। तो बस वही है। उसके बाद फिर बनारस के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, खान पान में को लेकर, रहन सहन को लेकर। जैसे अब मैं दिल्ली में चला आया, मैं लखनऊ में रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा बनना पड़ा मुझे कि मैं हाँ दिल्ली में हूँ, तो मुझे ऐसी एक्सेंट चाहिए, मुझे ऐसी भाषाएं मुझे बोलनी है। लेकिन आप बनारस में चले जाइए, आप दिल्ली से चले जाइए बनारस में, आप वहाँ जाके अगर इंग्लिश बोलिए, आपको उतना लोड ही नहीं है, मतलब किसी का कुछ भय ही नहीं है। आप हैं तो हैं, जाइए, ठीक है। जैसे अगर बहुत बड़े आदमी अगर होने के बाद आप बनारस में जाइए कि आप ये मान के जाइए कि मुझे ये ऐसा लोग ट्रीट करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, बिहेव तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो बनारसीपन आपको नहीं देगा। वो आपको एकदम हल्के पत्ते की जैसे मानेगा। वो तो वीआईपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? वीआईपी कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। हाँ, वही पगड़ी धोती में आपको घूमेंगे और वही पे आपको पद्मश्री कोई मिलेगा। मेरा एक सवाल है कि जहाँ तक मैंने आपकी कविताओं में पढ़ा है, तो बनारस के प्रति एक आस्था मुझे दिखी, जो होती भी है और लाजमी भी है, लेकिन मुझे कुछ बनारस की बुराइयां नहीं दिखी। तो कभी क्या छुपाना चाहता है कि उसका एक लगाव है? नहीं, छिपाने कोई से उसमें मतलब नहीं है। मैंने बुराइयों पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और नहीं मुझे बुराइयां वहाँ पे कुछ दिखी। और अगर बुराइयां फिर दूर कैसे होगी? बुराइयों जैसे मैंने उसको अगर देखा होता तो मैं और अच्छे से वो बता सकता। जैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे दान पत्र मनुष्य की हाइट से भी ज्यादा होते हैं, या फिर वहाँ पे जो बनारस में जो वहाँ का वातावरण है, शोर बहुत ज्यादा है,
या फिर वहाँ पे भी लोग गुटखा खाते हैं या कुछ इस तरह का धूम्रपान करते हैं सार्वजनिक जगह पर, तो उस तरह से आपने नहीं लिखा। या एक छोटे बच्चे हैं जो धार्मिक नाम पे उसी में अपना 4-5 घंटा बिता देते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर है, तो इस तरह के बनारस पे आपकी नजर नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल। जैसे ये क्या है ना कि कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे जो धूम्रपान की बातें हो गई, तो औघड़पन जो होता है, तो औघड़पन में ये आपका इंक्लूड है साथ में, कि जैसे हम किसी को मान रहे हैं, तो जैसे लोग शिव को मान रहे हैं, शिव वहाँ पे है, स्थापित है, तो वो क्या है कि उनकी धूम्रपान से थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो जैसे दिखता है कि हाँ है, वो मान्य जो लोग उनको मानते हैं वो उनको सोच कर ये सब करते हैं, ठीक है। तो आप वो बुराई तो है, वो सेहत के लिए तो हानिकारक है, लेकिन जो सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है वो तो आपको संस्कृति से अगर जोड़ के अगर रख रहा है, तो फिर उसमें वही है कि लोगों की अपनी अपनी पर्सनल चीज। ये आपका बनारस है, मैंने एक बार तुलसी राम जी को पढ़ा था, उनकी मणिकर्णिका, तो वो कहते हैं अगर बनारस गए तो एक गाली सुनने को मिलती है, तो पता चल गया कि भाई बनारस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बनारस का एक वो भी रूप है, और हमें अच्छाई और बुराइयों के साथ तो अपनी जगह को देखना ही पड़ता है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने लिखी, कि जो बनारस है वो उत्सव की भी जगह है और मृत्यु की भी जगह है, तो मुझे इसमें दर्शन दिखा। बिल्कुल। और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। बिल्कुल। इसको मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मैं कविताओं के माध्यम से हो जाए तो फिर और अच्छी से हो जाएगी, मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा उसको अच्छे से। मैं देखता हूँ, हाँ, जैसे ये थोड़ा सा लय में रहेगा तो और अच्छी रहेगी, क्योंकि लिखा ही मैंने वैसे है। बनारस रे तेरी छटा निराली, ओ गाय गलिन में बैठी मिलत है, गाय गलिन में बैठी मिलत है, पगुरी करत न्यारी, बनारस रे तेरी छटा निराली। अब अगली लाइन जो आपने बात की कि एक तरफ मृत्यु शोक है, एक तरफ यहाँ मृत्यु शोक है, एक तरफ यहाँ मृत्यु शोक है, दूजे है उत्सव भारी, बनारस रे तेरी छटा निराली। अब जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये एक तरफ वहाँ पे जैसे घाट कई हैं, वहाँ पे 80 घाट हैं, जहाँ तक ऐसे कुछ अधिक भी हैं, लेकिन 80 घाट तो मैं जो जानता हूँ। एक तरफ यहाँ पे मणिकर्णिका है, जहाँ पे लाशें जल रही हैं, और मणिकर्णिका छोड़ दीजिए तो ठीक दशा समेत और ऐसी चीजें घाटें हैं, और 80 घाट आपको उस तरफ मिलती हैं। तो क्या है कि वहाँ पे लोग जीवन कई लोग मरने की इच्छा रखते हैं कि वहाँ पे मृत्यु होगी तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे, ऐसी मान्यताएं हैं। तो लोग जीने के लिए दुनिया घूमते हैं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं लंदन में। एक बात कहना चाहूंगी, बनारस ही ऐसी जगह है मृत्यु से पहले मृत्यु मोक्ष के द्वार भी हैं। हाँ, बिल्कुल, मृत्यु के द्वार है वही खुलते हैं और जो सीधा आपको स्वर्ग ले जाते हैं। तो ऐसी चीज मान्यताएं हैं उसकी। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई अमेरिका रहने की बात करता है, किसी 5 स्टार होटल बनाने की बात करता है, सारी चीजें वो जीवन को जी रहा है, एट द एंड पे वो चाहता है कि मृत्यु मेरी बनारस में हो। कबीर इसी के वो विपक्ष में आ गए, वो बनारस में नहीं मरे, वो मगहर चले जाए। वो तो कबीर है, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया, लेकिन हाँ कबीर के यहाँ पे संदर्भ है। तो ऐसी चीजें हैं कि आप पूरा जीवन जी लीजिए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन आपको अगर लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारी मृत्यु बनारस में हो, जो कि सीधा आपको स्वर्ग पहुंचाएगी। और एक तरफ यहाँ पे मृत्यु हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी उत्सव अपना भस्म से वहाँ पे होली चल रही है, उसी व्यक्ति से, और कहीं भी आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, जो सिर्फ एक बनारस में है, बनारस में ये दिखती है। तो यही है। तो सर जो मेरा जो अगला सवाल है उसमें मैंने ये लिखा है कि जो 16 कविताएं हैं आपकी, मैंने इसमें गिना भी, वो प्रेम पे ही है, और इसमें कुछ हैं जिनके शीर्षक भी प्रेम पर ही लिखे गए हैं। जैसे है प्रेम में सब कुछ जायज है, और प्रेम युद्ध, इश्क बहुत रुलाएगा तुमको, प्रेम कविता, तो ये शीर्षक हैं। तो ये जो मैं चाहती हूँ पूछना, प्रेम में क्या सब कुछ जायज है? प्रेम में सब कुछ जायज है। किस तरह से जायज है? वो जायज ऐसे है कि जो एक प्रेम में डूबा व्यक्ति होता है,
जो किसी के भी प्रेम में हो, वो किसी महिला के हो सकता है। प्रेम वही है कि किसी एक चीज को संदर्भित तो नहीं करता है कि आप महिला से प्रेम करें तो सिर्फ वही प्रेम है। आप किसी जानवर से कर सकते हैं, किसी प्रकृति से कर सकते हैं, किसी वस्तु से कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में प्रेम होता है आजकल की वो थोड़ी सी वो दृश्य उसकी चेंज है। लोग दूसरा उसका किसी दूसरे माइंडसेट से उसको प्रेम का नाम दे रहे हैं, वो गलत जो मैं मानता हूँ। मैं जो प्रेम को जिया है, मैंने जो प्रेम को जिया है, प्रेम आपको ना, आप किसी से प्रेम में अगर जुड़ गए हैं, प्रेम कर रहे हैं, भले से आपके सामने वाला आपसे करे ना करे, वो उसकी परसेप्शन है, आपकी नहीं है, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो उसकी है। आपको खाना तक भूल जाएगा, आपको वहां रहना तक भूल जाएगा, आप क्या कर रही हैं आपका। और प्रेम की जो चरम सीमा है वो तो मीरा ने जिया है, वो आप उसको जानती हैं मीरा। तो ऐसे से ये प्रेम है जो सब चीजें को आपको भुला देती है और हर एक चीज को जो चली जाती है। ये यही तो है कि यहाँ प्रेम में सब कुछ जायज है, आपको हर एक चीज न होना भी इसमें आपको करना है, हो जाता है, यही है जायजपन, इसी को जायज हमने नाम दिया वहाँ पे। हाँ, तो आपकी कविता की 2 लाइनें हैं जो मैं पढ़ना चाहूंगी और मेरे सवाल भी उसी में से हैं। मेरे बगैर जी लेना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो मेरे बगैर जी लेना, तो घमंड है प्रेमी को कि प्रेमिका मेरे बिना नहीं जी सकती, नहीं, या स्त्री किसी पुरुष के बिना नहीं रह सकती। नहीं, ये इससे पहले तो मैं घमंड का नाम नहीं दूंगा इसको। और कोई स्त्री किसी पुरुष के बिना नहीं जी सकती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जीवन जिया जा सकता है, सबकी अपने में जीवन है, सबके अपने अपने कर्म है, जीवन है, सब चीज अलग अलग है। लेकिन जो मेरे बगैर जी लेना इतना आसान नहीं होता, ये मैंने एक संदर्भ कोट किया जो कभी मेरे जीवन में चली थी। उस समय की ऐसी बातें थी, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब हो सकता है तो आपका कुछ भी अब अपना नहीं रहा है, क्योंकि जो आपने झेला है वो बहुत सारे युवा झेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से मेरा सवाल था। और अंतिम लाइन में जो आपने लिखा है, जो जानता यदि अंत मैं भी तो प्रेम थोड़ी ना करता तुमसे। बिल्कुल। तो मेरा एक जो सवाल है कि कहीं एक चालाकी तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता पर मैं तुम्हारा शोषण कर लूंगा? नहीं, शोषण की बात नहीं है। जैसे मैंने मतलब हाँ। क्लियरिटी नहीं है लड़के को? नहीं, क्लियरिटी सब चीज। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसे बताता हूँ कि जो जानता यदि अंत में भी, जो जानता यदि अंत में भी, मतलब यहाँ भी अधूरापन है। बिल्कुल। अगर मुझे अंत पता रहता, वही सब चीज पूर्ण। पर हम अधूरेपन को खुद के बचाव के लिए चुनते हैं, अपनी गैर जिम्मेदारी ना, जो हमारा स्वभाव होता है। यहाँ पे बचाव का मैं नाम नहीं दूंगा और न ही गैर जिम्मेदारी का। नहीं, ये पुरुष वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है कि वो कम्युनिकेशन नहीं करता, एक बड़ापन में रहता है कि मैं दर्द झेल रहा हूँ और मैं अंत नहीं बता सकता। मतलब स्त्री या तो आपसे ज्यादा ताकतवर है कि वो अंत जानती है, और आप अंत नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं ये आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे रिश्तों की, जो पुरुष करते हैं। और उसमें भी घमंड है कि मैं प्यार थोड़ी करता, तो ये तो हिंसा हो गई। ना, ये वही है कि जैसे अधूरापन का जो बोध है ना, वो हर जगह झलक रहा है। मेरी अधिकांश कविताओं में से झलकेगी, क्योंकि मैंने एक थॉट प्रोसेस जो होती है ना कि हाँ, मैंने उसको सोच लिया था कि हाँ, सब चीज अधूरेपन में ही रहने वाला है मेरे साथ, और अधिकांश के साथ चल रहा होगा, वो उनकी चीजें हैं। वही है कि अगर मैं अंत नहीं जान रहा हूँ ना, अगर मैं अंत जानता तो आपसे क्यों करता, मैं कुछ और करता ना, किसी और से प्रेम करता। यही है। ये धमकी है प्रेमिका के लिए? धमकी नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ कहने के लिए। अगर ये तो एक मेंटली टॉर्चर भी हुआ। नहीं, अगर मैं अपने प्रेमी से कह दूं मैं किसी और से करता, तुमसे कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या वो बहुत छोटे करती ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये सवाल जहन में आते हैं। मेरी कोई इसमें दिली इच्छा नहीं है कि बिल्कुल। जैसे जिस संदर्भ में, जिस परिवेश में, जिस समय मैंने इसको लिखा, उस समय चीज थोड़ी सी कुछ और रही होंगी, जो मैंने यहाँ पे क्या बताऊं। मतलब मुझे एक व्यापक समस्या ये लगती है, सिर्फ आपका ही पक्ष नहीं है। बिल्कुल। मैंने महसूस किया है कि हम जहाँ बात नहीं करना चाहते, कहते हैं ना कि एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है कि जब उसका गैप बढ़ जाता है तो गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जो उससे भाग रहा है कहीं ना कहीं वो आपराधिक पक्ष भी है, होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भी होती सब चीज सही कर रही हैं, आपकी बातें एकदम सत्य है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, जिस परिवेश में मैंने जिया, उसको जिस चीज को मैंने जिया, वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड किया कि हाँ। तो दूसरा सवाल था जो मैं इसी से जोड़ करके आपको पूछना चाह रही थी, एक ही दुआ तुम दोगी किस किस को? मतलब पहले तो आप घमंड में आए, फिर आपने कहा तुमसे थोड़ी प्यार करता, फिर अब प्रेमिका के चरित्र पे भी बात आ गई कि एक ही दुआ तुम किस किस को दोगी।
हाँ, ये थोड़ा सा मैंने रियल लाइफ को थोड़ा सा इंक्लूड किया है कि वही है कि जैसे जो मैं चाहा वो नहीं हुआ, वो एकदम अलग बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो एक मिनट थोड़ा सा बस एक मिनट, एक ही दुआ तुम दोगे किस किस को, ठीक है। तो आज की जो रियल में लाइफ में चल रही है कि एक प्रेम इनसे करे, वही ना, प्रेम का सही अर्थ नहीं है इसमें। ये प्रेम इसे नहीं बोलता मैं, इसे छलावा बोला जाता है कि इस प्रेम का एक दिखावा है, एक अलग रूप है ये। एक मैं इसको उपवर्ग के एक उपवर्ग में बांटना चाहूंगा, मतलब वो एक्चुअल में है ही नहीं, समझ रही हैं। तो कुछ इस तरीके का है इसका कि आजकल क्या है कि एक इनसे प्रेम का नाम देकर इनसे चल रहा है, कोई इनसे अच्छा मिल गया तो इनसे चल रहा है, फिर इनसे भी अच्छा मिले इनसे चल रहा है। यही है कि कोई एक ऐसी है, ऐसा है, मैं इसमें ऐसी वाला इंक्लूड किया हूँ सिर्फ कि एक ही दुआ तुम दोगे किस किस को, तो एक ही दुआ तुम दोगे किस किस को, सॉरी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया। जो आपने प्रश्न यहाँ पे जायज है ये। सर आपने जो भी कहा प्रेम के बारे में, बस थोड़ी सी मेरी शिकायत है, या चाहे स्त्री होने के कारण हो या एक अच्छी पाठक होने के कारण हो, मुझे जो लगता है कि प्रेम में पुरुष सिर्फ अपने आप को ही देखता है, और आपकी पूरी कविताओं में या तो प्रेमी तो रहा पर प्रेमिका नहीं है। और अगर प्रेमिका भी है तो उसके सवाल नहीं है, आरोप है बस उस पे। बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो प्रेम का जो पुरातन रूप है वो कवि पे हावी होता जा रहा है। हाँ, ये थोड़ी सी मतलब मुझे दिक्कत। हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि तो मेरी गुजारिश है अगली बार प्रेमिका से भी बात करिएगा और उसको लिखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों पक्ष को देखूंगा। ठीक है। सर जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि आपने माँ के ऊपर लिखा है, पुत्री के ऊपर लिखा है, मजदूर स्त्री हैं उन पे लिखा है, और वर्तमान में आप इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं, और भारतीय परिवेश में जो समस्याएं हैं जो एक स्त्री झेलती है, मजदूर झेलता है, तो उसको आपने कैसे महसूस करा, और आप कैसे चाहेंगे कि वो पाठक उसको समझे और इन समस्याओं का खात्मा हो? जी, जैसे माँ पे लिखना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं है ये, लेकिन हाँ चुनौती ये है कि आप माँ पे जितना भी लिखिए वो कम रहेगा। रही बात पुत्री की, तो पुत्री पे मैंने जो पुत्री को बारे में जो सुना है, जो देखा, जैसे पुत्री ब्याही घर से, तो शादी के बाद वाले जो चीजें हैं उसको मैंने अपना जिया, उसको देखा, अपने घर में देखा, दूसरों के घर में देखा, समाज में देखा, तो उसको मैंने अपने कविताओं के माध्यम से पिरोया है। रही बात इसमें एक मजदूर की, जो मजदूर स्त्री की बात है कि 10-10 ईंटें सर पर रखकर पीठ पर बच्चे को बांधी, चलती रही वो लुढ़क धुढ़क कर, सांसें रह रहे टूट दी जाती। तो कुछ इस तरीके से मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहां पे देखा कि ईंट भट्टे पे वो काम करने वाली स्त्री है, जो उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वो मेरे जहन में वो उतर गई कि हाँ इस पे कुछ लिखा जाना चाहिए। ये लोग वैसे लोग हैं जो इनको ध्यान नहीं दिया जाता है, थोड़ा दिया जाता है हाँ, लेकिन उतना नहीं। जैसे मैंने प्रेम को ज्यादा दिया, मैं चाहता तो 16 कविता इस पे लिख देता है इनके ऊपर, हाँ, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे एक मैंने कविताएं लिखी है कि बच्चे भिखमंगे नंगे घूम रहे हैं सड़कों पर, एक हाथ में लिए कटोरी, बातें नहीं ऐसे थोड़ी करके ऐसे, सिक्के एक है पर नहीं है थोड़ी। तो इस तरीके जो मैंने लिखा है, और ये मेरे साथ घटनाएं हैं जो मैं इलाहाबाद में इसको देखा है, जो उस बच्चे से मैंने बात किया, कम्युनिकेट किया, तो वो वहां पे मुझे समझ आया कि हाँ ऐसी चीजें इसके साथ हो रही हैं, वो मेरे कविताओं के माध्यम से है। और ये कविताएं जो बच्चा देखेगा, जो पढ़ेगा, जो लोग देखेंगे, उनके जहन में उतरेगा, ये रिलेट कर पाएंगे कि चल क्या रहा है। आप यहाँ पे, मैं झकवाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे झांकिए, देखिए, इनको सुनिए, समझिए, ताकि उनका उत्थान हो ना। अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि समाज में कौन से लोग रह गए हैं जिनको आपने नहीं देखा, जैसे जो मुझे लगा कि शायद आपने इस पे कोई भी कविताएं दलितों पे नहीं लिखी, या फिर जो एक नई समस्या चल रही है समलैंगिकता को लेकर चल रही है, बिल्कुल, तो मतलब कोई कारण था कि आपके जहन में ही नहीं? वो जहन में उतरने की बात नहीं, जैसे सब मैं उसी चीज को लिखना पसंद करता हूँ, वही चीजें बोलना पसंद करता हूँ जिसके बारे में मेरी जानकारी अधिक है, जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने जाना है। मैं जिस दिन इनको जानूंगा, जिस दिन पढ़ लूंगा, मैं कोशिश है पढ़ने की है, अभी दौरान चल रही है, तो जिस दिन मुझे समझ में आ गया उसके बाद मेरी कविताएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ऐसा लगता है कवि ही नहीं समाज ही पीछे चल रहा है, क्योंकि समलैंगिकता के मुद्दे तो लोग भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक कवि से जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि थोड़ा वो और समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में कोई रह जा रहा है तो कवि प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, वो गुजारिश की जा सकती है अपने कवि से कि थोड़ा इस पे भी लिख दीजिए, क्योंकि समाज का तो ये भी अंग है। बिल्कुल ये अंग है, बिल्कुल। और मैं जो दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपने
भारतीय संस्कृति पे लिखा है कि हम कैसा अनाज खाना, तो हम कैसा अनाज खाते हैं या किस तरह से हम रहते थे। हमारे गौरवपूर्ण इतिहास भी है। अभी हमें भारतीय होने पे बहुत गर्व है, मुझे भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पश्चिमी संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को आप कैसे देखते हैं और कौन सी संस्कृति हमारे लिए अच्छी है? जी बिल्कुल, जैसे अब भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। जैसे पहले अगर शुरुआत करता हूँ तो मिश्रित संस्कृति में आपको हर एक चीज, हर एक राज्य की अलग अलग चीजें जो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करती हैं, जो काम चलती है। आप अगर अपने ही देश की अगर बात करें, अभी पश्चिमी संस्कृति मैं नहीं ला रहा हूँ, अपने देश में अगर तमिलनाडु की तरफ या फिर इस दक्षिण की तरफ चले जाइए तो आपको थोड़े कल्चर दिखेंगे, अलग हैं। यहाँ उत्तर भारत की अलग हैं, पूर्वी अलग है, पश्चिमी अलग है, इधर की अलग है। लेकिन इन सारी चीजों का एक मिश्रण जो है आपको एक भारत में मिलता है। यही आप पश्चिमी संस्कृति में चले जाइए, पश्चिमी संस्कृति में वही है कि आपकी जो परंपरा है, जो आपका परिवेश है, जो आप अपने बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं, अपने परिवार, अपने समाज में, तो वो चीजें आप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपकी वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आपके माइंड के लिए अच्छा होगा, दिमाग के लिए अच्छा होगा, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, तो आप उसको पकड़ के रखिए। आप नहीं पकड़ेंगे तो कोई और लेकर चला जाएगा उसको। जैसे आए वहाँ पे विदेशी अपना यहाँ पे जो भी आक्रमण किए, लूटे, चले गए, मैं उनको लूटने की बात बोलता हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ा भी हूँ। यही है कि आप दूसरे वहाँ पे, यहाँ के लोग वो बोलेंगे कि उनकी संस्कृति अच्छी है, वो लोग आके यहाँ पे चले आ रहे हैं, वो यहाँ पे उसको पनप रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छी है तभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे अच्छी है, आप कितना जानते हैं? जैसे अगर मैं पूछ दूंगा कि आप गीता पढ़े हैं तो बोलेंगे नहीं पढ़े हैं। आप उनकी विलियम शेक्सपियर को पढ़ डालेंगे पूरा, लेकिन आप गीता कभी कोशिश ही तो करिए, आप जानिए उसको। सिर्फ बिना जाने आप बोल दे रहे हैं समाज में, किसी आप मंच पे चढ़कर। तो वो मैं इसको टारगेट किया हूँ, मैं इसको देखा हूँ कि हाँ आप ये ना करिए। आप धोती पहनी, कौन धोती पहन रहा है? नहीं पहन रहा है। जैसे इसमें मैं थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूँ, जब हम आरोप लगाते हैं तो मुझे लगता है स्पष्टता होनी चाहिए। संस्कृति को किससे खतरा है, कौन से वर्ग से खतरा है और किस तरह के लोगों से खतरा है। बिल्कुल, जहाँ तक मैंने महसूस किया, मजदूर लोगों की तो शायद संस्कृति छोड़ दीजिए, वो तो अपना धर्म भी नहीं बचा पाएंगे, जो रोटी के पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक अच्छा वर्ग है, संस्कृति को बहुत ज्यादा किसी ने विनाश करा है तो उसने ही किया है, चाहे वो पश्चिम से पढ़ के आया हो या किस तरह के लोग विदेश जा सकते थे या किस तरह के लोग यहाँ पर आए। तो वो स्पष्टता की थोड़ी सी मुझे लगा कि वो नहीं है। जी बिल्कुल। और अपराधी ऐसा लग रहा है कि भारत का हर नागरिक है, पर मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक इतना भी ज्यादा, वो तो मासूम है, मजदूर मासूम है, स्त्रियां मासूम है, तो उनसे तो खतरा ही नहीं है। खतरा से तो उनसे है जो सत्ता में है और सत्ता से फायदा उठा करके वो संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे चीजों का एक अगर निचोड़ अगर निकालिए ना, तो वही है कि आप जागरूकता की जो बात है, जागरूक रहिए। आप हर एक चीज को काम करिए। आप पश्चिमी देखिए, झांकिए वहाँ पे, उनकी चीजों को पढ़िए, जानिए, अपनी चीजों को छोड़िए मत। आप आज के परिवेश ये कर रही है कि यहाँ पे क्या है कि ये अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जाकर अपना रहे हैं वो सारी चीजें। बस एक लास्ट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने अपनी कविताओं में लिखा है कि मैं कवि हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, कवि की जीवनता लिखता हूँ। तो आप अपने आप को कवि मानते हैं या लिखने का कोई दबाव है आप पे, या फिर आप कवि होना एक समाज में किस तरह से देखते हैं? जी मैं कवि नहीं मानता हूँ अपने आप को, वो और न ही दबाव है मेरे ऊपर। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो एक भाव है, जो कवि का होने का भाव है, वो चीज जो एक उभार रही है हर चीजों को, हर एक समाज को चीजों को ढूंढ रही है, लिख रही है उस पे, मैं बस वही लिखा हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ये चाहता हूँ कि हाँ मैं लेखन के माध्यम से जिंदा रहूं लोगों के दिलों तक। बस मेरी यही अंतिम इच्छा भी यही है। तो सर मैं चाहती हूँ अंत में 2 पंक्तियां जो आपको अच्छी लगती है आप पढ़ के सुना दीजिए। जी जैसे अगर आपने संस्कृतियों की बात की थी, तो मैं संस्कृति से जुड़ा हुई कुछ चीजें पढ़ दे रहा हूँ। वो पैदा हुए जमी पर इसकी शीर्षक है, और कविता है कि पैदा हुए जमी पर और जमी छोड़ आसमां बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं साहब जो घर को मकान बना रहे हैं? गांव ने जिन्हें छांव दिए थे गर्मियों में वृक्षों के, गांव ने जिन्हें काम दिए थे गर्मियों में वृक्षों के छांव दिए थे, ये कौन लोग हैं साहब जो शहर को अपना नाम दे रहे हैं? पगडंडिया जिनके लिए थी आराम, पगडंडिया जिनके लिए थे आराम, जीवन के आनंद जहाँ छिपा सुबह शाम, हर मोड़ से वो किस्से चुरा रहे थे, हर मोड़ से किस्से वो चुरा रहे थे, वो आज शहरों के आराम बता रहे थे। जिनके लिए खाट था सोने का सिंहासन, जिनके लिए हर सुबह था अपना नयापन,
आज वो ही संगमरमर के दाम गिना रहे हैं, आज वो ही अपने बंगले गिना रहे हैं। कोयल की कू कू के पीछे जो ढूंढे थे कभी अपने आप को, मोर के नाच देख जो खिलखिलाते हर शाम को, वो आज वृक्षों को काट रहे हैं, वो आज मौसम पर दोष चढ़ा रहे हैं, पैदा हुए जमी पर और जमी छोड़ आसमां बना रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैम। लिखने के लिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम।